हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति शॉर्ट्स फॉर एवर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी का। इसमें जो ये सैम्पल पेपर है इसमें से आपके 80% इसमें से ही आएगा आपका। और ये जो कोड है इसका BEVA 181 पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में मैं आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें ये आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 18 मार्क्स लाने होंगे। 50 में से 18 अगर आपके सही जाते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन सीरीज़ में नहीं आएगा, ये आपको टिक मार्क वाला होगा। जो पहले हमारे गोले गोले बनने वाले आते थे ना, उस टाइप के क्वेश्चन पेपर आया करेगा। ठीक है, तो आपने उसमें टिक लगाना है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बोलूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्योति शॉर्ट्स फॉर एवर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके विजुअल के लिए थोड़ा सा इसको आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या पुस्तक में धारणीय सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। तो इसमें मैंने आपको जो उत्तर है ना उसको वो लाइन से कर रखा है, और यहाँ पे इसमें उत्तर भी दे रखा है। इसमें कहीं कहीं पे गलत उत्तर दे रखा है। ठीक है, तो आप उस गलत वाले पे मत जाइएगा। जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ उसी को आप उत्तर मानिएगा। ठीक है, ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले सतत विकास को जो है ओवर कॉमन फ्यूचर में अपना इसको परिभाषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 70 धारणीय विकास लक्ष्यों में से नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, तो आपको इनमें से एक नहीं है बताना है। तो उसका उत्तर क्या, पर्यटन और यात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तन पर्यावरण का उदाहरण है। मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण। तो आपका उत्तर क्या आएगा, बाघ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। जल मृदा में देखिए वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये मृदा निर्माण में जो है ये वन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और ये अपना जल संरक्षण में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जलवायु का संतुलन इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो आपको किस पर उत्तर लगाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म। ठीक है, आपको उत्तर लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म, जिसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा आपके लिए विजुअल। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहाँ पे 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, वो आपका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से किन में अधिकतम छात्रगणी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट में अंडर। ये देखिए, निम्नलिखित वनों में से किसमें अधिकतम छात्रगणी होती है। तो आपके ऑप्शन देखिए, सघन वन हो गया, सावना वन हो गया, कांटेदार वन हो गया, अल्पाइन वन हो गया। तो आपको उत्तर लगाना है सघन वन। सघन वन में सबसे ज़्यादा छात्रगणी होती है, ये बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको उत्तर ये ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदाय को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदाय से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन सी असमानता को व्यक्त करता है। तो ये कौन सी असमानता को व्यक्त करता है, यह आपको करता है, देखिए, कार्यविधिक असमानता। ये कार्यविधिक असमानता, ठीक है, ये इसको व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। शहरी समुदाय में प्रबल बोध नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा मत प्राकृतिक को माँ के रूप में और जिसे
और जिसे साधित नहीं किया जा सकता मानते हैं वो कौन से? भारतीय मत। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखो प्राकृतिक माँ से आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? भारतीय मत। जल चक्र को संचालित करता है, जल चक्र को कौन संचालित करता है? सूर्य संचालित करता है। ठीक है, देखिए रसायन संश्लेषित जीवाणु स्वपोषी हो गया आपका। और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका कि औसत समुद्र स्तर के रूप में डैश मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि औसत समुद्र के स्तर से ऊपर, औसत समुद्र के स्तर से ऊपर डैश मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। 7000, ठीक है, 7000 के बाद अगर हम ऊपर जाएंगे या देखेंगे तो उसके बाद जीवन नहीं होता। 7000, ठीक है, तो यही आपको उत्तर में लगाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में मोस्टली आता ही है, ये पिछली बार के पेपरों में भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप 80% मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का अपघटन डैश के द्वारा होता है। जीवों का अपघटन किसके द्वारा होता है? विघटक। अपघटन विघटक, अपघटन विघटक, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। देखिए 14 क्वेश्चन। 10,000 BC और लगभग 1800 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि डैश के साथ मेल खाती है? कृषि में वृद्धि। ठीक है, जब कृषि में वृद्धि हुई थी तभी उसके साथ मेल खाती जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण था, ये आपका है बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग जब 14वीं सेंचुरी थी तो यूरोप और एशिया में जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या मारी गई थी, किसके कारण मारी गई थी? बुबोनिक प्लेग के कारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुबोनिक प्लेग। तो आप इसको बिल्कुल ही ध्यान से, मतलब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ उसको आप एक बार पूरा ही रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? हीमोफीलिया, और यहाँ पर आपके हो गया मलेरिया हो गया, थैलेसियम हो गया, दांत कोशिका आरक्त हो गया। तो आपका कौन सा उत्तर हुआ? मलेरिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो मलेरिया जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, मैं आपके विजिबल के लिए इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ। देखिए ये आपके मैचिंग वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें मैचिंग करना है, कौन सा किसके साथ मैच होगा। मैचिंग का भी आपका पेपर में आ जाता है कभी कभी, और अगर ना भी आए तो आपको इसकी मैचिंग पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। शंकुधारी वृक्षावनों की मृदा कैसी होती है? अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। ठीक है, अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। यहाँ पर ये आपका अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है। ठीक है, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तने और पत्तियों को संलग्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिपादप कहते हैं। ठीक है, परिपादप कहते हैं। महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होती है वह क्या कहलाती है? बेलचली मंडल। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बेलचली मंडल, ये क्या कहलाती है? बेलचली मंडल। ठीक है, बेलचली मंडल। आगे बढ़ते हैं। ज्वारनद एवं संक्रमण क्षेत्र होते हैं जो डैश प्रतिनिधित्व करते हैं? बेजोड़, अद्वितीय परिस्थिति के लक्षण तथा जीवीय समुदाय का। ठीक है, मैं सिर्फ आपको उत्तर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इस कारण हम सिर्फ क्वेश्चन और उत्तर बता दे रहे हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको बाद में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन वन कटाई का प्रमुख कारण है? स्थानांतरण कृषि, वन कटाई का। ठीक है, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श उदाहरण है? आवास
निवास। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये यात्री कबूतर किस कारण प्रजातियों के हास का आदर्श उदाहरण था? आवास और निवास का। ठीक है, आवास और निवास का। देखिए, मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार। मछली और चावल की जो फसल थी उनको हानि पहुंचाने वाला सबसे वो खरपतवार जो था वो जलकुंभी था। सॉरी, ये कौन सा था? जलकुंभी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25वें क्वेश्चन, ये आपके मैं जो क्वेश्चन बताई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है? बत्तख के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? निरंतर खतरे में प्रजातियां। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिम घाट। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला निम्नलिखित ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो कौन सा है? पश्चिम घाट। ठीक है, पश्चिम घाट है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? चाय हो गया, सागौन हो गया, गेहूँ हो गया, आम हो गया। तो सबसे ज़्यादा आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है? आम में पाई जाती है। ठीक, आगे चलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्ध होती है? भौम जल की। भौम जल की सबसे होती है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वह क्या? परवल भित्तियाँ में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर परवल भित्तियाँ। ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल हमारे सबके लिए सहजता से मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है? तो 0.5। आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पानी से रिलेटेड आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत में मृदा जिसमें कार्बन तत्वों की कमी होती है और जिसकी उपलब्धता कम होती है वह क्या कहलाती है? मरुस्थल क्षेत्र का मृदा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयुक्त है? बांध बनाना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि बांध बनाना मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो है बांध बनाना। आपको ये 4 ऑप्शन भी याद रहने चाहिए क्योंकि अगर इनसे मिलता जुलता आ गया तो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयुक्त है? तो बांध बनाना। ठीक है, आपके यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। आपके इनमें से 50-80% मार्क्स आपके इनमें से ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की पहचान कीजिए। तो परमाणु ऊर्जा होगी आपका उत्तर। एक बायोगैस गैसीफायर रूपांतरित करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में जो है रूपांतरित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। जैव विविधता धारण क्षमता एवं डैश जनसंख्या है जिसके प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जाता है, वो आपका हो गया अधिकतम। ठीक है, यहाँ पर अगला अधिकतम जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपके कौन सा होगा? ओजोन जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन में संबंधित नहीं है? ये आपका हो गया मिलिट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, वायुमंडल में निम्नलिखित किस पारस में ओजोन परत उपस्थित होती है? तो 10-15 से 50 में जो उपस्थित होती है। यहाँ पर आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कि वायुमंडल के निम्नलिखित किस परास में ओजोन परत उपस्थित नहीं होती है?
तो आपका उत्तर होगा 15 से 50। मैं आपके लिए मिटा देती हूँ यहाँ पे 15 से 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये देखिए पीएच मान का वहाँ पे देखिए पानी का आया था पहले, पानी का कितना वो ओजोन परत के बाद जीवन नहीं पाया जाता 7,000 के बाद। अब देखिए पीएच मान का भी आएगा, मैंने बोला था ना पीएच मान का भी आएगा। देखिए वर्षा का पीएच मान निम्नलिखित 4 स्थानों का ख ग घ पर मापा गया है, किस स्थान पर अम्ल निरपेक्षण हुआ था? तो आपका उत्तर क्या होगा? 5.5। हमेशा याद रखिएगा 5.5 पर पीएच मान का। ठीक है, तो आपको ये उत्तर लगाना है निम्नलिखित। यह आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ओजोन हार्स्ट के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी कि प्राणी अत्यधिक सांद्रक मूत्र का विसर्जन करता है? ये आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने ना इसमें ऊँट का भी उत्तर लगाया था, लेकिन ये ऊँट नहीं होता है। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो रिलेटेड आपका क्वेश्चन 100% आएगा। आप मुझसे लिख के ले लीजिएगा कि आपका उत्तर इसमें ज़रूर आएगा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जीव या प्राणी अत्यधिक सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर जो है ऊँट लगाया था, लेकिन ऊँट जो है इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है कृंतक। इसके 2 नाम दे रखे हैं, देखिए रातिचर गैंडेटेंट और कृंतक। दोनों में से कोई एक नाम आएगा ना, तो आपको वही लगाना है। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो आपको यही लगाना है, क्योंकि यही आपका उत्तर है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 100% इसमें आपका ये क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के अनिश्चित गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है? नगर निगम के अपशिष्ट जलों को नदी में छोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1981। UNFCCC का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। ये वाला ग्रीन हाउस गैस से। जो UNFCCC का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, ये भी आपका यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लैंडफिल नियंत्रण जो है आपकी ये अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। बाकी तीनों ये आपके अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि है, लेकिन लैंडफिल नियंत्रण आपकी जो है अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। ठीक है, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? तो आपका उत्तर होगा लैंडफिल नियंत्रण। ठीक है, इसमें आपका ये वाला उत्तर होगा, उस वाले में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका देखिए अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। इससे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो है में लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं लिखा होता है। ठीक है, इसलिए। और अस्पतालों के विशेष अपशिष्ट, जो अस्पतालों के जो विशिष्ट अपशिष्ट होते हैं, बेकार चीज़ें होती हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ये है लैंडफिल नियंत्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? MPN। ठीक है, MPN जो है ये सबसे उपयुक्त विधि है इसके लिए, जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑफ द क्वेश्चन आपका यह है, NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो आपका उत्तर होगा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत जो है NBA की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हमने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, और आपको जो है इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो प्लीज़ जाइएगा और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टाटा, सी यू।